हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल रीडाबल स्टडी पॉइंट में। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 100 मार्क्स का जो हिंदी है उसका 6 चैप्टर एक लेख और एक पत्र का प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं मैं। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें एक लेख और एक पत्र का ऑब्जेक्टिव बताया था और उससे पहले उसका समरी बताया था। तो मैंने ऑब्जेक्टिव और समरी दोनों वाला वीडियो बना लिया है। आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वो एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है 12th हिंदी, ठीक। उसमें उस प्लेलिस्ट में सारा एक लाइन से आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ओके, तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे। एक लेख और एक पत्र, क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए, किन्होंने कहा था, तो भगत सिंह ने, ठीक। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों लेना चाहिए भाग। भगत सिंह का मानना है कि नौजवान ही ऐसा होता है जो परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसा नहीं होता है। सही बात है कि एक जो विद्यार्थी होता है ना, एक नौजवान, वही क्या होता है कि उसको पारिवारिक झंझट, दुनियादारी के झंझट से दूर रहता है, उसमें फंसा नहीं रहता है, जिसके कारण वह भटकाव के तरफ नहीं जाएगा। जिसके कारण क्या होगा, भटकाव की तरफ नहीं जाएगा। होता है ना कि परिवार का टेंशन, घर का टेंशन, दुनियादारी का टेंशन, तो नौजवान ये सब टेंशन से दूर रहते हैं। ओके, फिर आगे है, वह अपनी पूरी ऊर्जा के साथ राजनीतिक में अपनी मंजिल, लक्ष्य की तरफ जाएंगे। और अगर उन पर कोई किसी टाइप का बोझ न रहेगा, ना परिवार का ना दुनियादारी का, तो वो अपने मंजिल और लक्ष्य पर बहुत अच्छे से और पूरी ऊर्जा के साथ पहुंच पाएंगे। ओके, फिर आगे है कि इसलिए विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। और यही कारण है भगत सिंह के द्वारा कि जो भी विद्यार्थी हो सभी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए, राजनीति के प्रति रुचि रखना चाहिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। उनके विचार के आधार पर इसे प्रमाणित करें। भगत सिंह कहते हैं कि जो देश की सेवा है ना, उसको कष्ट सहकर भी कर सकते हैं, देश की सेवा अच्छे से कर सकते हैं कष्ट सहकर। ओके, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ओके, उत्तर में बोल रहे हैं, भगत सिंह का जीवन कष्टमय रहा है। शुरू से ही भगत सिंह देश के लिए संघर्ष करते रहे और अंत में जेल में रहकर भी देश के लिए कष्ट ही सहा है। और भगत सिंह ने अपने जीवन में देश के लिए हमेशा कष्ट झेला है। उनका जीवन हमेशा कष्टमय बीता है और जेल में जाकर भी उन्होंने देश की सेवा की है, कष्ट उठाकर देश की सेवा की है। फिर आगे है, लेकिन वह एक बार भी यह नहीं कहते हैं कि उन्होंने कोई कष्ट सही है। और इतना कष्ट सहने के बाद भी भगत सिंह यह नहीं कहते हैं कि उन्होंने देश के लिए कोई कष्ट सहा है, बल्कि वह कहते हैं कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनके कष्ट सहने से देश के अन्य लोगों में एक ऊर्जा का संचार होगा। एक ऊर्जा का क्या होगा, संचार। यानी जैसे कि भगत सिंह को कष्ट झेलता देख कोई भी दूसरा पर्सन उनको देखेगा तो कहेगा कि अरे भगत सिंह इतना कष्ट सह के देश की सेवा कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो इसी तरह उनके भी शरीर में क्या होगा, एक ऊर्जा उत्पन्न होगा जो एक दूसरे से संचार होते जाएगा। फिर आगे है, इससे उनकी तरह और भी लोग पैदा होंगे जिससे कि यह लड़ाई आगे बढ़ेगी और विजय होगी। यानी जो देश के प्रति, देश की
आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें भगत सिंह कष्ट सहेंगे, तो उनके साथ साथ देखा देखी और भी लोग उन्हीं के तरह देश की सेवा करेंगे और उनके तरह लोग ज़्यादा होते जाएंगे और देश की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें लड़ाई आगे बढ़ती जाएगी और लास्ट में देश को विजय मिलेगा, उन लोगों को विजय मिलेगा और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ओके, फिर चलिए आगे अगला प्रश्न है, भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है, यानी भगत सिंह विद्यार्थियों से क्या चाहते हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं। भगत सिंह विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करते हैं कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का भी ज्ञान हासिल करे। यानी भगत सिंह चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी हो, कोई भी ऑनर्स से हो, हिस्ट्री से हो, साइंस से हो, मैथ्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, लेकिन वो सब पढ़ाई करने के साथ साथ पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक में भी वो ज्ञान प्राप्त करे, राजनीतिक में भी रुचि रखे। ओके, फिर आगे बोलते हैं कि जब देश को ज़रूरत पड़े तब वह मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, और जब भी देश को उन व्यक्तियों यानी उन विद्यार्थियों की ज़रूरत पड़े तो वो विद्यार्थी मैदान में कूदे और अपने देश की रक्षा करे। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। यानी कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में बताया है कि भगत सिंह ने देश की सेवा के बदले फांसी को ही एक सुंदर मृत्यु कहा है और आत्महत्या को एक कायरता कहा है कि डरपोक आदमी ही क्या करता है, आत्महत्या करता है। ओके, फिर आगे है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि क्यों कहा भगत सिंह ने। भगत सिंह फांसी को सुंदर मृत्यु कहते थे आत्महत्या करने से, यानी आत्महत्या करने से तो अच्छा कि शान से फांसी से मरे। ओके, वे आत्महत्या को कायरता मानते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। भगत सिंह कहते हैं कि अगर हम आत्महत्या कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने जीवन में कुछ दुखों से बचने के लिए आत्महत्या कर रहे हैं और अपना जीवन समाप्त कर दे रहे हैं, एकदम डरपोक के तरह कायरता के वाला काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मरना ही है तो कोई शान का काम कीजिए कि आपको फांसी मिले देश की रक्षा के लिए। देखिए, फांसी भी मिलना दो तरह का होता है। मर्डर केस में बिना बात के मर्डर कर दिए उसमें फांसी नहीं, देश की रक्षा करते हुए तब आपको फांसी अगर मिलता है तब आपका जो मृत्यु एकदम सुंदर होता है। ओके, फिर आगे भगत सिंह कहते हैं आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यानी आत्महत्या करना एक बहुत ही घिनौना काम है। यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यानी ये एकदम डरपोक वाला काम है। फिर आगे कहते हैं क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या है, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। और जो भी हमारे देश के क्रांतिकारी थे वो कभी भी आत्महत्या नहीं किए या कभी ये नहीं सोचे हैं कि आत्महत्या कर लूँ तो टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, वो डट के सामना किए और आत्महत्या को कभी उचित नहीं माना है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बोलते हैं भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की? वे ऐसा समय क्यों चुने? यानी जो भगत सिंह थे उन्होंने अपने फांसी का टाइम कब चुना था? ठीक, तो मैंने बताया है समरी वाले वीडियो में कि इनको 7:33 शाम में 7:33 पर इनको फांसी दिया गया था। तो ये टाइम इन्होंने क्यों चुना, चलिए जानते हैं। भगत सिंह ने फांसी के लिए उपयुक्त समय के संदर्भ में यह कहा है कि यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुँचे तब हमें फांसी दी जाए। यानी वो कहें कि फांसी देने से पहले जब उनको फांसी दिया जाने का ऐलान हो गया तो उन्होंने कहा कि हमको उस समय फांसी दीजिए ना जब मेरा जो आंदोलन वो अपने
चरम सीमा पर पहुंच जाए तब हमको फांसी दीजिए। ओके, फिर आगे है, ऐसा समय चुनने के पीछे उनका तर्क यह है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझा होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला के मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। कहने का मतलब है कि अगर जो भी हमारा आंदोलन है वो क्या है कि अपना चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, उसके बाद मुझे फांसी दिया जाएगा, तो उसके बाद हमको कोई टेंशन नहीं रहेगा या मेरे कारण उस आंदोलन में कोई रुकावट नहीं होगा, क्योंकि वो आंदोलन तो लगभग में पूर्ण हो ही चुका है। तो मुझे फांसी भी मिल जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, और सॉरी यहाँ पर प्रश्न 5 ही लिखा गया है फिर से। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कथनों का अभिप्राय स्पष्ट करें, यानी जो भी कथन लिखा गया है उसका अभिप्राय मतलब उस बात को व्याख्या के रूप में अच्छे से बताएं। तो चलिए पहला क में देखते हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि विपत्तियाँ व्यक्तियों को पूर्ण बनाने वाली होती है, यानी जो भी कोई भी हमारे पर प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम को फेस करने से ही हम लोग अपने आप में पूर्ण होते हैं। तब तो हमको समझ में आता है कि हाँ इस समय कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि हम इस समस्या से बाहर निकल पाए। ओके, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, जब तक व्यक्तियों के ऊपर विपत्ति या परेशानी पड़ती नहीं है तब तक वह बहुत सारी चीज़ों को सीखता नहीं है या समझता नहीं है। कहने का मतलब कि जब तक हम पर कोई परेशानी या विपत्ति न पड़े तब तक कि हम लोग का आंख नहीं खुलता है, हम लोग नहीं सोच पाते कि अरे इस समय इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, यह हम लोग नहीं जान पाते हैं। कब तक? जब तक कि हम पर कोई परेशानी या विपत्ति न पड़े। फिर उसके बाद है, इस कारण वह अधूरा होता है, जब उसके ऊपर विपत्तियाँ पड़ती है तब वह व्यक्ति विपत्तियों से संघर्ष करके सीखता है। इस प्रकार विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। कहने का मतलब जब जैसे ही हम पर विपत्तियाँ पड़ती है हम तरह तरह के उपाय सोचने लगते हैं कि अरे इस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, उस प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए। तो उस समय हम सीखते हैं कि अरे हाँ ऐसे करेंगे तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वैसे करेंगे तो नहीं होगा। तो ये सब सीखने का काम है। तो कोई भी विपत्तियाँ हमें क्या सिखाती है? जीवन जीने का लक्षण सिखाती है, जीवन जीने का तरीका सिखाती है विपत्तियाँ। ओके, तो चलिए आगे अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें भी व्याख्या ही करना है। वो क था, ये ख है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। ये जो कथन है, हम तो अपने समय की आवश्यकता की उपज है, इसका अभिप्राय देखते हैं, भावार्थ। इस कथन के माध्यम भगत सिंह कहना चाहते हैं कि जो देश की हालत बनी हुई है उस स्थिति में जो करना चाहिए था हमने वही किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मौसम अनुकूल होता है और खेतों में बीज पड़े होते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी परेशानी या कोई भी समय ऐसा है जहां आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उस समय मन का सुनना चाहिए और जो सही हो सके आपके तरीके से वो करना चाहिए। तो वही भगत सिंह कहते हैं कि जब देश का हालत खराब था तो उस समय भगत सिंह को जो सूझा उन्होंने वो किया। जैसे कि मौसम के अनुकूल, जब मौसम अनुकूल होता है और खेतों में बीज पड़े होते हैं तो वह बीज अंकुरित हो जाते। वैसा ही जैसे कि मौसम जब अनुकूल हो और खेतों में बीज पड़ जाता है तो थोड़ी दिन बाद वो क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है बीज। तो वैसा ही हमने जो करना था कर दिया, अब इसका जो अंकुरन निकलेगा वो सबको दिखेगा। ओके, फिर आगे कहते हैं, हमारा जीवन भी उसी प्रकार से इस हालत
हालात को देखते हुए हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। और जो हमारा देश का अभी हालत है वो देखते हुए हमने तो अपना काम कर दिया, बस उस समय के उपज का यानी जो अंकुरित होगा, जो हमारा देश खिलेगा फूलेगा, उसका हमको बस उस समय का हमको वेट करना है। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है इसका भी अभिप्राय बताना है। मनुष्य को अपने विश्वास पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अडिग रहने का यानी बदलने का, जैसे कि हमारा कोई विश्वास है दृढ़तापूर्वक है, ठीक है, तो उसको बदलना नहीं चाहिए, जो हमारा विश्वास उसको रखना चाहिए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। या हम कोई प्रतिज्ञा लिए तो वो हमें एकदम अटल रहना चाहिए। तो इस कथन का अभिप्राय है कि दृढ़ता या प्रतिज्ञा की ही इंसान के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करती है। जो हम कोई भी दृढ़ निश्चय करते हैं या कोई भी प्रतिज्ञा लेते हैं तो वही हमारा क्या करता है, वही कोई भी इंसान के आगे का रास्ता खोलता है, आगे का रास्ता प्रशस्त करता है। ओके, फिर आगे कहते हैं कि जब उसके अंदर कोई दृढ़ता ही नहीं होगी तो वह कभी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिस मनुष्य के अंदर कोई दृढ़ता ही नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति अपना लक्ष्य सोचेगा ही नहीं कि मुझे आगे क्या करना है, तो उसको कभी मंजिल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं, तो मंजिल कैसे उसको मिलेगा। फिर आगे है, जिसके कारण भगत सिंह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वास पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। और इस कारण भगत सिंह कहते हैं कि कोई भी मनुष्य हो उसको अपने विश्वास पर दृढ़तापूर्वक अडिग होना चाहिए। जो भी उसका विश्वास है उसको विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए एकदम, और चेंज भी नहीं करना चाहिए, एकदम अडिग रहकर उस विश्वास पर दृढ़तापूर्वक रहना चाहिए ताकि आपको मंजिल मिल सके। ठीक, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और जो भी मैंने क्वेश्चन आज कराया है वो एग्ज़ाम के व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखकर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दूँगा। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।